अल्लाह वरकत। अच्छे हो तुम लोग? यस सर। खैरियत है? खैरियत से। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? नोट्स जो दिए जा रहे हैं, नोट्स देख रहे हो ना? यस सर, देख रहे हैं। सीरियसली रहो, इंशाल्लाह ताला जब जब मौका जैसे मिल रहा है, तो यू आर गेटिंग योर नोट्स ऑल्सो, पढ़ाई भी हो ही रही है। अब है कि आगे अल्लाह ताला पे भरोसा है, जैसा अल्लाह करे इंशाल्लाह। हालात तो वैसे इंशाल्लाह। ही हैं। हाँ, हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे थे, आज उसका इंशाल्लाह वो इख्तिताम होगा उस टॉपिक का। तो प्रिंटिंग प्रेस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे, है ना, उसको करेंगे। लेकिन हम रिकॉल कर रहे हैं परसों की बात को, और रिकॉल करने में हमने देखा था परसों कि व्हाट वाज द डेवलपमेंट इन इंडिया रिगार्डिंग द प्रिंट डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर, व्हाट वाज द डेवलपमेंट। तो ये हम लोग देखा था परसों। और उसके बाद, उससे पहले हम लोगों ने चाइना और जापान का देखा था कि किस तरह से चाइना में 594 ईस्वी में ये एंड किया, और उसके बाद में सॉरी शुरुआत हुई इसकी। फिर यूरोप ये कल्चर कैसे आया और अपना सफर कामयाब पूरा करते हुए कामयाबी के साथ ये प्रिंट कल्चर और इसका डेवलपमेंट इंडिया आया, क्योंकि ब्रिटिश का हिस्सा था इंडिया, तो इंडिया भी आया। और किस तरह से 20 मिलियन किताबें यूरोप में छापी गई थी, और उसके कबल किताबें इट दीज वेयर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज हैंडमेड बुक्स वेयर देयर। और मॉन्स्क्रिप्ट पर कुछ बातें हम लोगों ने की थी कि मॉन्स्क्रिप्ट्स काफ़ी एक कैरी करने में प्रॉब्लम होता था, तो जिसको भी शॉर्ट किया गया, और सेलर्स, बुक सेलर्स का डिमांड बढ़ा किताबों का। तो 3 सेक्शन हमारे पास में यूरोप में हो गए किताबें पढ़ने के लिए या प्रिंटिंग प्रेस के में। तो वो पहला सेक्शन था हमारा चिल्ड्रन का, दूसरा हमारे पास में वीमेन का था, और तीसरा सेक्शन हमारे पास हो गया था वो इसका वर्कर्स का। ये सब इन लोगों के लिए अलग अलग किताबें छपने लगी थी। इस तरह से हम लोग का ये सफर चलता रहा। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग यूरोप का, और उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया अपने आप को, और प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट वहाँ भी हुआ। उसके बाद जब यूरोप में इन्होंने वहाँ भी किताबें इनकी 20 मिलियन आई, तो यूरोप के कई मुल्कों में, इवन के जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, इन सब मुल्कों में बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, यानी इस्टेब्लिश किए गए। और इस इस्टेब्लिशमेंट के बाद बड़े पैमाने पर किताबें भी, उसी के बाद आता है कि 20 मिलियन बुक एक फ्लड की तरह आ गया। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, मोटे तौर पर जो रिकॉल में बात आती है। आज हम लोग जो कर रहे हैं शुरुआत, रिलीजियस रिफॉर्म, थोड़ी सी इस पर बात आई थी परसों, एंड पब्लिक डिबेट्स। तो ये हम लोग इसको इस तरह से समझें कि ये डिबेट क्या था। हम सब जानते हैं, परसों भी मैं बात कर रहा था कि ये पब्लिक जो डिबेट्स, ऑर्थोडॉक्स इंडियन हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। और जिसमें के जो लोगों ने ब्राह्मण, ब्राह्मण जो थे जिनका काम था, और वैश्य और ये शूद्र, ये लोग थे। तो ये इस पर कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स थे। हम लोग क्लास 8 की तरफ थोड़ा जाएं, अभी भी हाल ही में क्लास 8 हुआ है तुम लोगों का, वहां देखोगे कि हम लोगों ने देखा कि what were the what were the what were the social evils at that time in Indian Hindu society। और फिर राजा राम मोहन राय और बड़े बड़े स्टॉलवर्स जैसे के नाम यहाँ भी आए, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के थे, राजा राम मोहन राय बंगाल के थे। और फिर बहुत सारे लोगों ने किस तरह से इन सब दकियानुसी ख्यालात का जो जन्म हो रहा था, या ऑर्थोडॉक्सनेस जो आ गई थी सोसाइटी में, जिन्होंने वेस्टर्न, और उस जमाने में एक बात और दिमाग में रखने की, वेस्टर्न एजुकेशन जिसको चाह रहे थे विद द ये सर सैयद अहमद खां भी, महात्मा गांधी उन चाह रहे थे, राजा राम मोहन राय वाज ऑल्सो फेवरिंग दिस, कि किसी तरह से हमें अगर करना है वेस्टर्न का मुकाबला, तो कहीं ना कहीं हमें वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, और बेस्ड ऑन इंग्लिश, इंग्लिश को अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह से, लेकिन ऑर्थोडॉक्स पीपल इसका अगेंस्ट कर रहे थे। तो समाज में ऑर्थोडॉक्स पीपल कोई नई बात नहीं है। हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में आज भी ऑर्थोडॉक्स पीपल हमारे समाज में भी हैं, जो कहते हैं, समझते हैं कि मस्जिद में ही नमाज हो सकती है, और मस्जिद के अलावा नमाज कहीं नहीं हो सकती। ये ऑर्थोडॉक्सनेस है, ये हमारी सोच है, क्योंकि हमारा मुताला वैसा नहीं है और ना हम उतना जानते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स
नेस के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिबा फूले ने, आगे नाम आ रहा है इन लोगों का, दे वेयर द रिफॉर्मर्स, वे वेयर रिफॉर्मर्स। इन लोगों ने रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म करने के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे समाज में इन बुराइयों को, यानी उनका मानना ये था कि ये जो प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगा, और हमारी बुनियादी जो हमारे मजहबी मामलात हैं इनको डैमेज करेगा। ये इनकी सोच थी, जिसको राजा राम मोहन राय ने बहुत हद तक दूर किया, और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने दूर किया। और एक फीलिंग और भी थी, अपर और कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के बीच में जो खाई थी, जिसके बारे में हमने क्लास 8 में भी पढ़ा, बाद में लॉ बना, ब्रिटिश ने भी लॉ बनाया। जैसे मैनुअल एस्केविनिंग का याद होगा तुम लोगों को, मैनुअल मैदा ढोने की जो प्रथा थी, उस पर उसका खात्मा हुआ। तो ये सारी चीजें भी एक फीलिंग भी थी, तो जिसमें ब्राह्मण लोग आगे आगे थे, और ये हमारे समाज को दूषित कर रहा था ये सारा मामला। तो इसीलिए रीजनल रिफॉर्म ऑफ पब्लिक डिबेट्स की बात आई, और कंट्रावर्सी कहते हैं किसी बात पर इत्तेफाक राय नहीं होना, उसमें तो कंट्रावर्सी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, क्लियर दिया हुआ है। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वाले जो लोग थे मजहब के, अब उनका ये मानना था इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे। उसी जमाने में ब्रिटिश ने जब इंग्लिश का इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, लेकिन महात्मा गांधी, सचेत रमसना और भी राजा राम मोहन राय, सब लोगों ने कहा कि नहीं, विदाउट इंग्लिश वी कांट फेस द चैलेंजेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से सोशल इशू टेकन विडो इमोलेशन एंड ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड पूजा। अब ये मंदिरों में जो प्रिस्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होंगे, इसीलिए ब्राह्मणों ने क्या किया था, ब्राह्मणवाद। एक राइटर ने लिखा था कि ब्राह्मण होना जुर्म नहीं है, ब्राह्मणवाद का होना ये जुर्म है हमारे समाज के लिए। तो ये ब्राह्मणवाद जो था कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को नहीं होने देंगे वहां पर, वो पुजारी प्रिस्ट जिसको हम बोलते हैं, और ये ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना और शिक्षा हासिल करना, और खास तौर से धार्मिक शिक्षा के लिए तो वही ब्राह्मण ही थे, दूसरा कोई भी जाति इसको ग्रहण नहीं कर सकता था, इसको हासिल नहीं कर सकता था। तो इस तरह से सिलसिला चला हमारा। तो एक डिबेट का वक्त आया था, कंट्रोवर्सी, बहुत सारी कंफ्यूजन थे, उसको दूर किया गया, और सोशल इश्यूज को भी डिस्कस किया गया, जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे समाज में, शूद्र के साथ अत्याचार हो रहे थे समाज में उस जमाने में, इसको भी दूर किया गया। और इसको कैसे दूर किया गया, यही प्रिंट कल्चर और ये प्रिंट रिवोल्यूशन और ये प्रिंटिंग प्रेस के जरिया किताबें, मैगजीन, है ना, ये सब जब निकलने लगी थी, इनके बारे में लिखा जाने लगा, बड़े बड़े राइटर्स आए और उन लोगों ने लिखा कि ये बातें गलत हैं। किसी भी हिंदू धर्म में कहते थे ऑर्थोडॉक्स, एक बात हिंदू ऑर्थोडॉक्स के सती प्रथा, जैसे सती प्रथा के एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो क्लास 8 में भी पढ़ा है तुम लोगों ने, कि राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था सती प्रथा का। तो सती प्रथा के बारे में इनका कहना था कि ये हमारे पुराण में और वेद में ये बातें लिखी हुई हैं कि उस विधवा की जिंदगी कामयाब हो जाती है, जीवन कामयाब हो जाता है, जो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद चिता पर उसके साथ में जल जाती है। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये ऐसा गलत है, हमने भी अध्ययन किया है, मुताला किया है हमारे पुराण का, वेद का, और कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं है। तो ये सब कंफ्यूजन था, और इसी से कंट्रोवर्सी बढ़ा। नतीजा क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। ये इस किताब का नाम क्लास 8 में भी हम लोगों ने लिखा, संवाद कौमुदी, बड़ी मशहूर किताब है। राजा राम मोहन राय, संवाद कहते हैं बातचीत को, ये संवाद एक्चुअली बंगाली वर्ड है, ये संवाद एक्चुअली संवाद होता है, लेकिन किताबों में टेक्स्ट में संवाद दिया है, इसलिए मैंने वी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वी का नहीं किया है। संवाद होता है, संवाद कहते हैं बातचीत को, कोई संवाद, पैगाम देना, मैसेज देना, इसी को कहते हैं। संवाद कौमुदी इन 1821 ऑन द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, यानी बेस करता हुआ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करता हुआ, उसको समझाता हुआ ये किताब निकली 1821 में राजा राम मोहन राय के जरिया, और जिससे बहुत हद तक समाज को बुराई को, समाज की बुराइयों को दूर करने में काफी मदद मिली। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स, जामे जहां नामा और शमशुल अखबार, ये भी 1822 इसमें पब्लिश किया गया। कुछ जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे समाज में, उनके भी दिमाग को साफ करने के लिए ये किताब भी मंजर आम पे आई, इसका भी
ये भी पब्लिश की गई। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि गुजराती न्यूज़पेपर, उसका नाम था बॉम्बे समाचार, मेड इट्स अपीयरेंस इन 1822 में। गुजराती समाचार भी आया, नाम से आया, गुजराती भाषा में आया, और ये भी गोया प्रिंटिंग प्रेस की, प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा डेवलपमेंट था कि धीरे धीरे न्यूज़पेपर जो हमारे लैंग्वेजेस थे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस उस जमाने में, उसमें धीरे धीरे ये अखबार, ये न्यूज़पेपर्स आने लगे और लोगों को काफी हद तक मदद मिलने लगी समाज को समझने में, उनके धर्म को समझने में। उलेमास एंशियस अबाउट कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। इसी बीच में क्या हुआ था, मैंने बताया था और अभी अभी हाल में हमने पढ़ाया भी है, खिलाफत आंदोलन। पहला लेसन हम लोगों का था जिसके बारे में खिलाफत आंदोलन हम लोगों ने पढ़ाया कि खलीफा के राइट्स को यूरोपियन गवर्नमेंट ने कम कर दिया था, उनके अधिकारों को, जिसका एक मुस्लिम में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वो एक गम गुस्सा की लहर थी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं दुनिया के और मुल्कों में भी मुस्लिम डायनेस्टीज का वो जवाल पजीर हुए, मुस्लिम डायनेस्टीज को जवाल आया। जाहिर सी बात है, अल्लाह की ज़ात के अलावा जो भी दुनिया में आया है उसका उरूज है तो जवाल भी है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के साथ जवाल नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमें समझते हुए चलना है। तो इस वक्त में एक उलमा भी इस बात में चिंतित थे, काफ़ी परेशान थे कि ये जो मुस्लिम जो डायनेस्टीज कोलैप्स कर गई, fear that colonial will change Muslim law। हाँ, एक खदशा था, जैसे कि 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो बहुत बड़ी बात हुई थी, जिसमें हम खिलाफत आंदोलन में पढ़ते हैं, खिलाफत मूवमेंट में पढ़ते हैं कि मुसलमानों के जो हुकूक को उनको पामाल किया गया, उनके राइट्स को किया गया। तो इसके बाद से और उसके कबल भी यानी यहूदियों से और ये जो क्रिश्चियनिटी थी, इससे ये लोग परेशान थे कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे मुस्लिम लॉ को में तब्दीली लाई जाएगी। तो दे वेर नॉट रेडी फॉर दैट, दे वेर नॉट रेडी टू accept any change or any amendment into the Muslim law। तो लेकिन इस बात का एक खौफ सा था इनको, और जो लगा रहता था हमेशा कि प्रेस का इस तरह से आविष्कार हो रहा है, नई नई किताबें आ रही, अजब नहीं कि ये भी हो जाए। देवबंद, अब ये देवबंद जो आलमी तर्ज का मदरसा है, बैनुल अक़वामी और वर्ल्ड लेवल का मदरसा है उत्तर प्रदेश में, उसी के बारे में दिया गया है कि देवबंद सेमिनरी कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो देवबंद सेमिनरी ने भी थाउजेंड्स फतवा जारी किया। फतवा कहते हैं इस्लाम और शरीयत के, कुरान और शरीयत की रोशनी में किसी भी सवाल का जवाब अगर दिया जाए तो उसे हम फतवा कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मुगलिया दौर में, मुगल के दौर में फतवा जो है वो फतावा आलमगीरी, यानी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने, जो लास्ट इम्पेरर थे जिनका डेथ हुआ 1707 ईस्वी में, 1707 में, और जहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड हमारा शुरू होता है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का एंड होता है। तो उन्होंने भी फतवा की जमा फतावा, उर्दू में फतवा वाहिद है, इसकी जमा है फतावा। फतावा आलमगीरी एक किताब है जो उनके फतवा की है, बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल के बारे में उन्होंने फतवा दिया है, और वो फतावा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए उनको कहा जाता है। ही वाज ए सुन्नी मुस्लिम, और एंड उसमें उलमा इकराम अभी रुजू करते हैं इंडिया के और भी दूसरे दुनिया के मुल्कों के, उनके फतवे पर्शियन में। तो बहरहाल, तो ये देवबंद से भी बहुत सारे फतवे जारी किए गए, उस जमाने में पब्लिश हुए, यानी प्रिंटिंग प्रेस का ये फायदा हुआ कि फतवा वगैरह भी गोया इससे उससे ये किया गया, उससे पब्लिश करके दिया गया कि लोगों को आसानियां हो। अभी भी जब अखबार तुम देखोगे रमजान के महीने में, तो बहुत सारे मसले मसाइल लोग पूछते हैं अखबार के जरिया, और उसमें वो फतवा जारी किया जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ, यानी हदीस एंड कुरान एंड हदीस, उनकी रोशनी में वो दिए जाते हैं कि हमें किस तरह से इबादत करनी। बहुत सारे इस्लामिक यानी जो मसाइल होते हैं उसी को हम फतवा कहते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस इन 17th सेंचुरी में पहली किताब आई, रामचरितमानस इनकी पहली किताब आई 17th सेंचुरी में, और उसके बाद उसी ने उसने भी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों की हौसला अफजाई की, यानी इंकरेज किया, और ऑर्थोडॉक्स को खत्म किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो प्रेस, एक का नाम था नवल किशोर और एक का नाम था
वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में था, नवल किशोर लखनऊ में था। ये 2 प्रेस का आविष्कार हुआ, 2 प्रेस को सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया? इसमें रिलीजियस टेक्स्ट एंड रीच टू वाइडर पब्लिक डिबेट एंड कंट्रोवर्सी, यानी धर्म के मामले में जो कंट्रोवर्सी थी, जो कंफ्यूजन्स थे, तो ये 2 प्रेस ने इसमें बॉम्बे और एक वहाँ का बॉम्बे का और एक दूसरा प्रेस लखनऊ, है ना, एक का नाम था कृष्ण नवल किशोर प्रेस और एक का नाम था श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे। इन्होंने कई किताबें रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश किया इन लोगों ने, और पब्लिक में इसका डिमांड भी बढ़ा, और डिबेट और कंट्रोवर्सीज को लेते हुए इन्होंने उससे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। यहाँ तक हमारा होता है। ये डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट था, जिस डेवलपमेंट को हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक पेज नंबर 168 और 169, उसे कहते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। इसी में हम देखते हैं रामचरितमानस का भी रूपांतर हुआ, पब्लिश हुआ, देवबंद के फतवा भी आए, थाउजेंड्स ऑफ फतवा पब्लिश किए गए बाज़ाब्ते। तो ये सब पॉसिबल हो सका ओनली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंट, इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि इट वाज ए रिवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर एंड द प्रिंटिंग प्रेस वाज लाइक ए रिवोल्यूशन, एक क्रांति, एक इनकलाब था, और जिस इनकलाब ने हमारे समाज को की बुराइयों को बहुत हद तक साफ किया। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, अब पब्लिकेशन जो होने लगी, किताबें जो छपने लगी, इसमें भी कई कई किस्म के फॉर्म्स आए। जैसे आए कि नाउ मोर एंड मोर पीपल कुड रीड, अब बड़े पैमाने पर लोग पढ़ रहे थे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज, सोशल रूल्स के साथ में मजमून की किताबें, ऐसे की किताबें, और इस तरह से जो है नॉवेल्स आने लगे, औरतों के भी नॉवेल्स लगा। इसी बीच में मुस्लिम्स के लिए भी नॉवेल्स लिखे जाने लगे। वही हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने सवाल उठाया कि ये मुस्लिम नॉवेल्स जो लिखे जा रहे हैं, अजब नहीं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी प्राचीन सभ्यता, इसको ये डैमेज करे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, आज भी वो कन्फ्यूजन है। तो ये समाज में शुरू से होता चला आया, कोई नई बात नहीं है। ए न्यू विजुअल कल्चर टुक प्लेस, एक कल्चर, विजुअल कल्चर एक आया, इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से आया। और उसके बाद ए न्यू विजुअल कल्चर टुक प्लेस। पेंटर राजा रवि वर्मा, ये राजा रवि वर्मा का नाम हम लोगों ने क्लास 10th में और भी आगे भी देखेंगे, 8 में भी था। ये बहुत बड़े पेंटर थे। पेंटर के बारे में मैंने बताया था, जो हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ा था। ही वाज आल्सो ए पेंटर ऑफ फ्रांस। जो पेंटर अपनी पेंटिंग से, ये पेंटर एक मामूली चीज नहीं होती, ये बड़ी बड़ी सोच वाले होते हैं, ये अपनी सोच से बहुत सारी बातें कह जाते हैं। तो ये पेंटर राजा रवि वर्मा was also a great painter, produced images for mass circulation, मास लेवल पर सर्कुलेशन को इन्होंने पेंटिंग के जरिए उजागर किया, और इसमें भी प्रिंटिंग प्रेस का रोल रहा, बड़ा ही पॉजिटिव रोल रहा। वुड इंग्रेव्स हु मेड वुड ब्लॉक सेट अप शॉप्स एंड प्रिंटर्स। यदि वुड ब्लॉक जो शुरू में हमारा, जो हमने बताया था कि हमारी जो प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ चाइना में, और फिर जापान में, और फिर यूरोप में भी चलता रहा शुरू के दिनों में, यानी 11th अप टू मिड ऑफ द 15th सेंचुरी। तो ये यहाँ तक जो हम देखते हैं 1000 साल नियर अबाउट, ये वुड ब्लॉक की ही मदद से हम लोग प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे थे, जब तक टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आई। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में हम लोगों ने आगे फिर थोड़ा कदम रखा, और फिर उसके शॉप्स भी हुए तैयार अलग से, और प्रिंटर्स भी बनाए गए, उसके प्रिंटर्स बनाए गए। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली, ये इजीली अवेलेबल फॉर पुअर। अब कैलेंडर की बात है, हमारे इंडिया में उस जमाने में कैलेंडर छपने लगे थे, और ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल कारखाने वाले थे, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, और उनको क्या कहते हैं, उसका विज्ञापन करने के लिए ये लोग ऐड का करते थे। जैसे उस जमाने में हमारी किताबों में है ये, जैसे लाइफ बॉय नहीं, सनलाइट एक साबुन आता था, है ना, उस तरह से। और उसके बाद में सनलाइट साबुन था। बेबी ग्राइप वाटर, ये आज भी अवेलेबल है। ग्राइप वाटर बच्चों को दिए जाते थे। वो ग्राइप वाटर पर बाज़ाब्ते तौर पे वो एक ऐसा होता था कि जिससे वो लोग कन्विंस हो और लोग उसको परचेज करें। यानी इंडस्ट्रीज में, कल कारखाने में भी ये प्रिंट कल्चर ने, प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा
रोल अदा किया और इनके बिजनेस को भी आगे किया। तो इससे क्या हुआ कि पुअर लोगों को न्यूज़पेपर्स, ये कैलेंडर्स में धार्मिक उनके भगवान की, उनकी देवी देवताओं की तस्वीर हुआ करती थी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो सेंटिमेंट होता है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट अपने आप में बड़ा ही कारगर होता है। तो ये उनको मौका मिला, गरीबों को भी कैलेंडर तक उनकी पहुंच हो गई। These prints shaped popular ideas about modernity, religion and politics. इन किताबों ने और इन कैलेंडर्स ने, इन छोटे छोटे जर्नल्स ने, मैगजीन्स ने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि द पीपल, कॉमन पीपल बिकेम पॉलिटिकल कॉन्शियस, रिलीजियस कॉन्शियस, सोशल कॉन्शियस। और इस तरह से कॉन्शियसनेस आया, बेदारी आई, और बेदारी के बाद से ये सिलसिला आगे चला। पॉलिटिक्स। By 1870, cartoons and caricatures published in journals and newspapers. 1870 के बाद से एक माहौल बना जिसमें ये कैरिकेचर जो होता है, कैरिकेचर करना, हालांकि कई कैरिकेचर्स वाले को सजा भी मिली जब ब्रिटिश का जमाना था जहाँ पर, लेकिन ये कार्टून वगैरह बनाए जाने लगे और सोशल इससे इमेज अच्छा गया और काफी हद तक बड़े बड़े कार्टूनिस्ट को इसमें मदद मिली। Imperial caricatures criticized the imperial rule. इंपीरियल रूल जो था, यानी इसका भी क्रिटिसाइज होने लगा। जाहिर सी बात है कि वीमेन एंड, अब आता है वीमेन एंड प्रिंट, वीमेन एंड प्रिंट। अब वीमेन के लिए प्रिंट कल्चर ने या प्रिंट रिवोल्यूशन ने या प्रिंटिंग प्रेस ने कौन कौन से काम किए, तो इसमें 2-3 काम बड़े खास हैं। पहले भी हम लोग यूरोप में पढ़ा कि 2 हमारे पास में नॉवेलिस्ट थी, एंड बोथ वेयर द सिस्टर्स, और जिन लोगों ने नॉवेल्स लिखे थे, लेकिन स्पेशली फॉर द लिटरेट पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, लिटरेट वीमेन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ भी हम देखते हैं कि लाइफ्स एंड फीलिंग्स ऑफ वीमेन बिगेन टू बी रिटन। बड़ी बड़ी जो स्टॉलवर्ड थी औरतों में, महिलाएं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, इन लोगों इन लोगों के कारनामों को कहा जाए, इनके अचीवमेंट को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए, किताबों के जरिए इनको भी ये किया गया, पब्लिश किया गया, कि ताकि लोग सोशल अवेयरनेस उनके अंदर आए, एजुकेशन के तई वो लोग जागरूक हो जाएं और समाज में जो बुराइयां ये भी खत्म हो। एजुकेटेड वीमेन रोट आर्टिकल्स इन जर्नल्स एंड मैगजीन। जो पढ़ी लिखी औरतें थी, अब जब देखा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका है, तो पढ़ी लिखी औरतों ने भी जर्नल्स में और मैगजीन्स जो निकल रहे थे, जो पब्लिश हो रहे थे प्रिंटिंग प्रेस से, वहाँ उन लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू किया। आर्टिकल कहते हैं किसी टॉपिक पर, हम लोग को क्लास 10 में सिलेबस में 9th में भी है आर्टिकल, है ना, किसी टॉपिक पर कुछ लिखना, डेट इज कॉल्ड आर्टिकल, डेट इज ऑफ एसे टाइप। वो एसे टाइप होता है, वो आर्टिकल हम करते हैं, है ना, उस पर लिखना। तो उसी पर ये लोग लिखने लगी। सिलेबस डिजाइन टू वीमेन टेकिंग एजुकेशन एट होम। एक ऐसा सिलेबस भी बनाया गया जो कि औरतों के लिए अपने घर में, जो हमने परसों बताया था कि औरतों को जो एजुकेशन दिया जा रहा था जिस जमाने में, उसमें एक खास बात थी, खास टॉपिक था कि हाउ टू केयर द फैमिली मेंबर्स। हाउ टू केयर द फैमिली मेंबर्स, यानी जिसे हम कहते हैं गृहिणी जो होती है, जिसे हम कहते हैं खातून खाना, और अमूरे खानेदारी उर्दू में हम बोलते हैं। अमूरे, अमर की जमा है अमूर उर्दू में, अमूरे खानेदारी, है ना। खानेदारी के सिलसिले से, घर को चलाने के सिलसिले से कितने नो हाउ हैं, इनको सीखना, तो इसके लिए अलग से सिलेबस बनाया गया और इस सब का पब्लिश किया गया प्रेस के जरिया। Conservative Hindu believed that educated women would be corrupted by reading Urdu romance. अब उर्दू जो नॉवेल आ रहे थे मार्केट में, जो मैंने थोड़ी देर अभी पहले बताया कि इसके बारे में भी ऑर्थोडॉक्स का बड़ा बुरा ख्याल था कि इससे जो समाज की जो पढ़ी लिखी जो औरतें पढ़ रही हैं, तो वो इनसे उन पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि ऐसी बातें कुछ नहीं थी, उस जमाने का माहौल अलग था, कल्चर अलग था। शी रोट, ये तो सिर्फ था, इट वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, नथिंग वाज देयर। प्रिंटिंग प्रेस चूंकि बड़े पैमाने पर जो किताबें सस्ती मिले, इसीलिए हर टॉपिक पर किताबें लिखी जाने लगी और इस तरह से वो पढ़ती चली गई और एमंग द पुअर, एमंग द कॉमन पीपल ये पॉपुलर होती चली गई। उसके बाद आते हैं हमारे पास में ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की थी एक हमारे रसुंदरी देवी। एक्चुअली रेफरेंस बुक में हमने पढ़ा है देवी, DEVI, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट हमारे पास में है देवी, DEBI, बी फॉर बुक। तो उन्होंने भी काफी हद तक औरतों के बारे में कुछ लिखा। तो रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन, किचन की सीक्रेसी क्या होती है इसके बारे में वसुंधरी
देवी ने, रसुंदरी देवी ने लिखा, और इसका जिक्र किताब का हम लोग 10th में एक और पढ़ेंगे एक जगह टॉपिक में, एक लेसन में, और 8 में भी है ये नाम। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था अमर जीवन। अमर जीवन बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया, और ये इन्होंने लिखा, रसुंदरी देवी ने लिखा, और उसमें ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपने बारे में, अपने किचन के एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने घरेलू मामलात को शेयर किया, और इस तरह से उनकी किताबें काफी पॉपुलर हुई। तो ये रसुंदरी देवी फ्रॉम बंगाल। उसके बाद शी रोट हर ऑटोग्राफी। कैलाश एक दूसरे हमारे पास में थे, कैलाश बाशा बीनी देवी, ये भी राइटर हैं, और ये भी बंगाल की हैं। रोट हाउ वीमेन वेयर इम्प्रिजन्ड एट होम एंड केप्ट इन इग्नोरेंस। मैंने बताया था हिंदू समाज के बारे में, कट्टरपंथी समाज, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, जिन्होंने एजुकेशन हासिल करने को ही वहां पे कह दिया कि इट इज जस्ट अगेंस्ट विद द रिलीजन, ये हमारे इसके रिलीजन के खिलाफ है। इनका कहना था कि ये जो है हिंदू जो औरतों को जो कैद व बंद की जिंदगी गुजारती हैं यहाँ पे घरों के अंदर, ये गलत है, और इसलिए इन्होंने वहां पे, और तो भैया कैलाश बशा बिशिनी देवी नाम है इनका। वीमेन वेयर इम्प्रिज्ड एट होम एंड केप्ट इन इग्नोरेंस, तो इन्होंने भी। उसके बाद ताराबाई शिंदे, ये महाराष्ट्र की हैं, इन महाराष्ट्र, एंड पंडित रामाबाई रोट अबाउट मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट वीमेन एंड विडोज। हम लोग अभी शुरू में हमने बात किया था, डिबेट और डिस्कशन की बात किया था कुछ ऑर्थोडॉक्स की, वहां पर सोशल एविल की बात किया था अभी आने के बाद से शुरू में। वो क्या है सोशल एविल? तो एक सोशल एविल बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो भी क्रिएट कर रहा था उस जमाने में हिंदू समाज में, वो था कि विडो वेयर नॉट एट लिबर्टी टू गो आउटसाइड देयर हाउसेस। इनको व्हाइट कपड़ों में रहना पड़ता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। She was boycotted from the society and she was also marginalized in the society. She was not just what can we say, entitled to attend any social function, जो समाज में होता है उसको नहीं कर सकती थी अटेंड। तो ये आइसोलेशन की जिंदगी इनकी होती थी, और इसीलिए ये बड़ा ही खराब था इनके लिए वीडो, और इसीलिए राजा राम मोहन राय ने इसको दूर किया, वीडो रीमैरिज, वीडो दोबारा शादी भी नहीं कर सकती थी, तो ये लॉ बनाया है, और राजा राम मोहन राय ने इसमें बड़ी कोशिश किया, और वो आगे चलते वो कामयाब हुए। तो ताराबाई शिंदे। अब आते हैं हमारे पास में प्रिंट एंड द पुअर पीपुल। अब ये प्रिंट ने पुअर पीपुल के लिए क्या काम किया है? हम लोगों ने देखा कि पुअर पीपुल के लिए तो भाई मिलियंस एंड मिलियंस बुक्स जो हैं आ गई मार्केट में, फ्लड आ गया किताबों का, लोग पढ़ने लगे। बच्चों के लिए किताबें अलग आई, महिलाओं के लिए अलग आई, औरतों के लिए अलग आई, सोशल इश्यूज पर किताबें आई, धार्मिक इश्यूज पर किताबें आई, पॉलिटिक्स भी किताबें सिखाने लगी। दीज ऑल बिकेम पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ये हमारे पास में हुआ। तो अब देखते हैं कि प्रिंट एंड द पुअर पीपुल, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ द एंड व्हाट द प्रिंटिंग प्रेस डिड for the poor people especially. तो cheap small books appeared. तो सबसे पहला काम हुआ जो मैंने बताया कि प्रिंट कल्चर के आने से, प्रिंट का डेवलपमेंट होने से बहुत ज्यादा किताबें आने लगी मार्केट में, और गरीब लोग किताब पढ़ने। लेकिन एक चीज आई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी आया, और यही सोशल डिस्क्रिमिनेशन ने समाज को डिवीजन की तरफ, डिवाइडेड तो समाज था ऑलरेडी, लेकिन ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन ने समाज में भेदभाव पैदा किया। और यही तो ये बहरहाल ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी अपर कास्ट और बैकवर्ड, ये डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा था। और ये डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज ये हुआ ज्योतिबा फूले। अभी नाम मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, वाज द रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। ज्योतिबा फूले, ये लोगों ने राजा राम मोहन राय के साथ, ये लोग सब कंटेम्परेरी हैं, इन्होंने बहुत काम किया था। और ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी हैं हमारे महाराष्ट्र के, जो दलित वर्ग, जैसे बी आर अम्बेडकर दलित के नेता थे, इन लोग ये भी दलित के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने
लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से उसमें जो है क्या नाम है, स्कूलों में, इनके लिए स्कूल खोले थे उन्होंने दलित लड़कियों के लिए। तो ये ज्योतिबा फुले हैं, और ये इनका नाम कई जगह आया है। 7 में पढ़ा है, 8 में है, 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा, 10th में पढ़ेंगे आगे। मराठा प्रायोनियर रोट अबाउट इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी करके एक गुलाम एक्चुअली है। तो गुलामगिरी यानी इन्होंने जो समाज के बारे में गुलामगिरी नाम की किताब में वर्णन किया कि अबाउट इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी किस तरह से गरीब इनको मार्जिनलाइज पीपल को, यानी दुष्ट क्या बोलते हैं, शूद्र लोगों को परेशान किया जाता था, उन पर मैला ढोने का था, उनको मैनुअल एक्सकेवेंजिंग करवाया जाता था, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाता, तालाब पे पाउंड्स पे नहीं जाने दिया जाता था। ये क्लास 8 में तो काफी बातें हो चुकी हैं। और उसके बाद में समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। इस पर गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया, और इससे तो प्रेस हुआ, तब ना इन्होंने किताब लिखा, ताकि किताब वो गरीबों तक पहुंचे और उसमें वो देखें और समझें कि किस तरह से एट्रोसिटीज वाज गोइंग ऑन द इन सोसाइटी ऑन मार्जिनलाइज्ड पीपल, स्पेशली द शूद्रास। ये शूद्र लोगों पर कैसे जुल्म सितम हो रहे थे। तो गुलाम बी आर अम्बेडकर के बारे में है, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में, ये सब नाम क्लास 8 में आ चुके हैं। ये सब हमारे रिफॉर्मर थे, बड़े बड़े रिफॉर्मर थे। अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं हम लोग कि ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग हैं। ही वॉज वेरी क्वालिफाइड एंड ही वॉज ऑल्सो ए लर्नेड एंड दलित लीडर, और जिन्होंने डिप्रेस्ड सोसाइटी भी बनाई, और जिन्होंने 1932 में जो हमने अभी पूना पैक्ट पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे, पूना पैक्ट किया था गांधी जी ने इनको मनाने के लिए कि सो डैट के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इनका वो चले, वो हमारे ये हरिजन लोग मदद करें। और इसीलिए गांधी जी ने इनके मोहल्ले में टॉयलेट भी साफ किया था, ओनली टू जस्ट कन्विंस बी आर अम्बेडकर एंड द हरिजन ब्रदर्स। तो ये बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर रोट ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इनकी जुबानी का, इनके इसमें कास्ट सिस्टम नथिंग, ये बहुत बड़ा देश के लिए बड़ा अभिशाप था। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन लोगों ने, अगर आज प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो किताबें सस्ते दामों पर नहीं निकलती, तो कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन लोगों ने किताबों के जरिए लोगों को आगाह किया। काशी बाबा, एक कानपुर मिल वर्कर, उन्होंने भी, काशी बाबा नाम के मिल वर्कर थे, मिल में काम करने वाले थे, रोट छोटे और बड़े का सवाल। उन्होंने लिखा था छोटे और बड़े का सवाल, किताब लिखी उन्होंने। छोटे और बड़े का सवाल का मतलब ये कि छोटे और बड़े, समाज में दो ही वर्ग था, अपर कास्ट और बैकवर्ड। तो ये छोटे और बड़े का सवाल नाम से किताब लिखी, जिन्होंने बहुत हद तक कॉन्शियस किया, लोगों को आगाह किया, जागरूक किया। और इन्होंने पब्लिश्ड सच्ची कविताएं, कानपुर मिल वर्कर सुदर्शन चक्र, उन्होंने क्या लिखा, एक सच्ची कविताएं नाम से किताब भी पब्लिश करवाई प्रिंटिंग प्रेस से, और जिन्होंने समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश किया। बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरीज। अब बेंगलोर तो ऐसे भी पढ़ा लिखा रहा है शुरू से, तो बेंगलोर में भी कुछ लाइब्रेरी ऐसे खोले गए, इसी जमाने में सेटअप किए गए, स्टैब्लिश किए गए, जो वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे, जो मिलों में काम करने वाले मजदूर, उनके लिए। और उन्होंने उसके लिए लाइब्रेरी खोली गई ताकि एजुकेशन का और किताबों का आगे माहौल बने। प्रिंट एंड सेंसर। अब लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक आता है सेंसर। सेंसर कहते हैं, हमने सेंसर पढ़ाया था अभी इसमें 1 में ही, जब हम लोग पढ़ रहे थे 9th में। तो सेंसर हमने कहा था कि जब प्रेस की आज़ादी, और हमने अभी परसों ही बताया था कि प्रेस और ये मीडिया इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर गवर्नमेंट का भी हम कह सकते हैं। हमारे 3 तो है ही है पहले से, लेकिन ये भी से मीडिया और प्रेस जो है वो आज़ाद होना चाहिए। जर्मनी में जो कुछ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में, और सेकंड वर्ल्ड वार से थोड़ा पहले बर्बादी हुई, 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया प्रेस पर सेंसर। 26 जून 1975 को इंडिया में भी सेंसर प्रेस पर लगाया गया था, इमरजेंसी नाफिज हुई थी।
फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट एंड इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने भी ये सेंसर भी, अभी आज भी प्रेस पर सेंसर है। मेरे कहने का मतलब कि प्रेस पर जब सेंसर लगा दिया गया तो वो जनता के हित में, तो खैर बाद में, पहले गवर्नमेंट के हित में है ही नहीं, देश के हित में नहीं है वो, तो प्रेस पर सेंसर है। सच्ची बातें नहीं आ रही हमारे प्रेस में, मीडिया में, जो मतलब की चीजें हैं गवर्नमेंट के लिए उसी को, यानी स्पॉन्सर्ड। नाउ एट प्रेजेंट द प्रेस इज स्पॉन्सर्ड, मीडिया इज स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। तो यही चीज वहां भी हुआ, सेंसर लाया गया। जब सेंसर लगा दिए गए, यानी जितनी भी खबरें आ रही थी वो सेंसर होके आ रही थी, सो डैट के रूलर्स के बारे में, अभी जैसे हमारे पास में है कि टेस्ट किट्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो टेस्ट जब नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे समझे कोरोना जो वायरस के कितने लोग आए। अभी इतने दिनों में लाखों टेस्ट हो जाने चाहिए बिहार में, 2 महीना में 60,000 सिर्फ टेस्ट हो सके, 68,000, जबकि 5 लाख से ऊपर इनको टेस्ट हो जाना चाहिए था। सिर्फ बयानबाजी हो रही और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सेंसर है, और पेपर वाले एक दो को छोड़ करके सारे ये इनकी वो गवर्नमेंट की भाषा बोलते हैं। तो ये प्रिंट और सेंसर, तो यही सेंसर है जो वहां भी लगा। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था ब्रिटिश ने, जो कलकत्ता हेडक्वार्टर था, जिस पर टाइम टू टाइम ये रेगुलेशन कहते हैं पाबंदी, टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम इन 1820। पहली बार प्रेस पर पाबंदी लगाई गई कि गवर्नमेंट जो काम काले कारनामे कर रही है जनता तक नहीं पहुंचे। तो ये गया, प्रेस की आजादी को छीन लिया गया पहली बार 1820 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के जरिए। ब्रिटिश इनकरेज न्यूज़पेपर्स दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। अब देखो, इनकरेज एकदम क्लियर आया है, यानी आज भी भारत में बढ़ावा मिल रहा है उसी पेपर को, न्यूज़पेपर्स को, जो उसकी बात करता है, जो सरकार की बात करता है। सरकार के अगेंस्ट में जरा सा भी कोई न्यूज़पेपर बोलता है, उसको या उसके एंकर को, उसको, उसके एंकर्स जो हैं जो उनके बारे में बोल रहे हैं, उनको इनामात से नवाजा जा रहा है। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो तारीख अपने आप को दोहराती है। क्या कोई प्रॉब्लम? सुनते रहो गौर से। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। व्हाट डू मीन बाय सेंसर, और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सेंसर विद द मीडिया और प्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेंसर समझना। और हमने ये जब वर्ड आया था 9th में, तो हम इसमें बहुत डिटेल समझाया था उस जमाने में। तो सेंसर ब्रिटिश ने लगाया 1820 में पहली बार। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉ। जो प्रेस का लॉ पहले का बना हुआ था, जनरल बेंटिंग वाज गवर्नर जनरल इन इंडिया, तो उन्होंने प्रेस के लॉ को दोबारा इसको बनाया। और उसके बाद थॉमस मैकुले फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स टू रिस्टोर द अर्लियर रिफॉर्म। और ये मैकुले एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था, जिस एजुकेशन में भी थोड़ा बदलाव लाया और रिफॉर्मर लाया प्रेस के मामले में, फ्रीडम। ब्रिटिश रूल चेंज प्रेस फ्रीडम, एकदम चेंज कर दिया, एमेंडेड कर दिया प्रेस के फ्रीडम को, आजादी को छीन दिया। पास इन 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पास किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि व्हाट डू मीन बाय वर्नाकुलर एक्ट एंड व्हेन इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन द ईयर 1878 दिस एक्ट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेंसर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये कोई नया नहीं भारत में, ये भारत में होता चला आया है। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट्स टू, देखो गौर से, हमारा नोट्स जाने वाला है अभी, उसमें ये वर्ड पढ़ना, एक्सटेंसिव। प्रोवाइडेड यानी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ये जो 1878 का जो कानून बनाया था बेंटिंग ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास किया गया इंपीरियल काउंसिल से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसने क्या राइट दिया गवर्नमेंट को, बहुत ज्यादा। वही 1919 का इनॉर्मस जो वर्ड एक आता है, जो मैंने बताया था अभी हाल में, वो बताया था मैंने इसमें रॉलेक्ट एक्ट में, इनॉर्मस, बेपना, तो यही ताकत उसको दी गई। और उसके बाद सेंसर रिपोर्ट्स इन द वर्नाकुलर प्रेस, के प्रेस पर सेंसर लगा दो, प्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बातें न करे। और यही हुआ, यहाँ तक हमारा एंड होता है कि प्रेस पर सेंसर लगाना, सेंसर बड़ा ही आजादी के लिए और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए किसी भी ये सही नहीं है। तो ये सेंसरशिप हमारा लास्ट, आज हमारा ये तीसरा एंड होता है लेसन, यानी हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का था। नाउ व्हेन वी विल बी इन द लॉन्ग रन स्टार्ट दैट वुड बी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज 5 हमें वहां पढ़ने हैं।
5 पॉलिटिकल साइंस में भी है। हो सकता है कि 3 को जो वेटेज वाला चैप्टर उसी को हम पहले लेके